गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज फिर हम अपनी हिंदी कक्षा में मैं सुरेंद्र रानी शर्मा SKM पब्लिक स्कूल से आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी क्लास में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। 15 अगस्त सबने कल वीडियो देखी हो गई है ना। तो व्याकरण में हमारे शब्द विचार पाठ नंबर 4 चल रहा था, शब्द विचार। तो सभी बच्चों को मैंने होमवर्क में लिखने के लिए दिया 2 बार, 2 वीडियो में पेज 28 और 29 सब बच्चों ने अच्छे से लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो हमारे शब्द विचार में हमने पढ़ा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, जिस शब्द का अर्थ निकले कुछ, वो सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द को हम निरर्थक को शब्दों का समूह होगा उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जिस समूह वर्णों के जिस समूह का कोई अर्थ निकलता हो वो ही शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं शब्द के? 4 भेद। तो नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसे पहले की वीडियो में समझ लिया। तत्सम शब्द कौन से? हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से आई है। हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत के जो शब्द जैसे थे संस्कृत में वैसे ही हमारी हिंदी में ले लिए गए, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द जिनका थोड़ा बदलाव हो गया, जिनमें थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी में आए, वे तद्भव शब्द कहलाते। जैसे संस्कृत में अग्नि बोल दिया तो हिंदी में हम उसको आग बोल देते हैं। संस्कृत में रात्रि बोल दिया और हिंदी में रात बोल दिया। ठीक है, दंत हिंदी में दंत बोला, संस्कृत में दंत बोला और हिंदी में हमने दांत बोल दिया। वैसे शब्द तद्भव शब्द कहलाए। देशज शब्द जो हमारे देश के हैं, हमारी ही आम बोली के बोलचाल की भाषा के जो शब्द थे वो हमने हिंदी में लिए, वे देशज शब्द। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से आए। मैंने अलग अलग भाषाओं के बताए ना। आपने चाय शब्द कहते हैं तो कौन सी भाषा से आया है ना? चीनी भाषा से। ऐसे ही शब्द विशेष मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे। शंकर 2 भाषाओं को मिलकर जो एक शब्द मिला, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक बना, वो शंकर कहलाए। अब हम पाठ 2 पढ़ेंगे। शब्द का दूसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग। इनको मैं विस्तार से अभी समझाती हूँ आपको। तीसरे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। इसमें 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। इसको भी डिटेल में अभी समझाती हूँ। फिर अर्थ के आधार पर अनेक शब्द हैं। एकार्थक जिनका एक अर्थ निकलता है, श्रुति संभिन्नार्थक, फिर अनेकार्थक शब्द, फिर पर्यायवाची हमारे, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर विलोम शब्द। सबसे लास्ट में हम अन्य में पढ़ेंगे युग्म शब्द जोड़ा। तो मैं आप सेकंड रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द समझा रही हूँ। 1 बाय 1 सभी अच्छे से समझ लो। अपनी बुक निकालो। पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर है हमारा ये 29 में हमने शंकर शब्द तक पढ़ लिया। उसके आगे है रचना या व्युक्ति के आधार पर शब्द। रचना अर्थात बनावट, शब्द की बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो उनके 2 टुकड़े करते, दोनों ही शब्दों का अर्थ निकलना हो तभी वो संधि सही होती है। परंतु रूढ़ शब्द वे हैं जिनके टुकड़े करते हैं तो एक शब्द का अर्थ है वो निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, परंपरा के लिए, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे सेना, हमारी सेना
से और प्लस ना दोनों को अलग अलग कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना इसका। वैसे ही हाथी शब्द लिया है हमने, पुराना चला आ रहा है, जब से किसी ने हाथी देखा होगा, हाथी का नाम रखा होगा हाथी, परंतु ना ही हा का अर्थ निकलता है और ना ही थी का, तो इसलिए इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अब सेना और हाथी शब्दों के खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, अतः ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, कोई भी शब्द किसी का हमने नाम रख दिया, जब उसके टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वे है हमारे रूढ़ शब्द। रूढ़ मैंने होते पुरानी परंपराओं से चले, जैसे ये तो रूढ़िवादी विचारधारा का आदमी है, जैसे बहुत पुराने समय से कोई परंपरा रिवाज चला रहा है, अपनी दादी माँ उसी को लेकर वही काम करती रहती हैं। अब समय के अनुसार उसको बदलना चाहिए यदि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों को रूढ़िवादी लोग कहते हैं, जो अपने पुरानी परंपराओं को, जो निरर्थक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही लकीर के फकीर होते हैं लोग, पुरानी परंपराओं को घसीटते रहते हैं। तो जैसे हम आज की जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो गई, तो शिक्षित पीढ़ी को हमारी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना होगा। मम्मी दादी कहते हैं नहीं ऐसे तो करना ही पड़ेगा, ये तो होता ही है, तो उसका लॉजिक बताओ कि मम्मी अब इसका कोई अर्थ नहीं है, अब ये काम करने में कोई वो नहीं, हमें नुकसान नहीं होने वाला यदि नहीं करेंगे तो रूढ़, तो वो ही रूढ़ शब्द, इनका नाम इसलिए रूढ़ रखा गया कि पुराने समय से इनका ये नाम रख दिया। सेना, सारी जो सैनिक लड़ने जाते सेना बनती है उसको सेना बोल दिया, तो सेना ही बोलते आ रहे हैं। हाथी बड़े, उसको देखकर बोल दिया कि ये तो हाथी है, तो उसका नाम हाथी है, परंतु उन शब्दों को अलग करने से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये रूढ़ शब्द समझ में आगे सबको। अब हमारा सेकंड है यौगिक शब्द। ये वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, खंड मतलब टुकड़े किए जा सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखो पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, इसकी संधि विच्छेद भी है ना पुस्तकालय की, पुस्तक का मतलब किताब, आलय का मतलब घर, देखो एक संधि विच्छेद भी याद हो गया ना आपको, पुस्तकालय। ऐसे ही सुपुत्र, सु क्या है, उपसर्ग शब्द है, सु मैंने होता है अच्छा और पुत्र मैंने बेटा, जब आप उपसर्ग और प्रत्यय समझाएंगे ना तब ये शब्द काम में आएंगे। तो आपको एक सु, जो भी शब्द के हम आगे सु लगा देते हैं वो अच्छे के लिए होता है, जैसे सुपुत्र, सुस्वादिष्ट, है ना, सुसुंदर भी लिख दूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुंदर, तो सु शब्द उपसर्ग है, किसी शब्द के आगे लगाएंगे तो उसका मीनिंग अच्छे में आएगा। और कुपुत्र, कु का मतलब हमेशा बुरा होता है, कु बुरा, पुत्र जो कुपुत्र होते हैं माँ बाप के कहने में नहीं होते, उनको कुपुत्र बोल देते हैं, तो अच्छा बेटा। पुस्तकालय तथा सुपुत्र शब्दों के खंड करने पर सार्थक अर्थ है, अतः ये यौगिक शब्द है। समझ में आगे सबको यौगिक शब्द। अब नंबर 3 पे हम जाते हैं, योग रूढ़। ये देखो विशेष में लिखा है यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रयोग से होते हैं। आगे हम समास भी पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ेंगे, ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं, जैसे यौगिक मैंने जोड़ना, उसके भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब भी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब जलज देखो, जलज, जल मैंने तो पानी है प्लस जय, तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ठीक है, तो इसका अलग अर्थ निकल गया कमल। अब कमल का फूल का नाम है कमल, परंतु इसके टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको यौगिक से तो बना है, दो शब्दों के जैसे टुकड़े करते हैं, दो शब्दों के मेल से बना है, परंतु उसका जो एक अर्थ उसका शब्द बनता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। पानी में अनेक चीज़ें हो सकते हैं, किंतु जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य मछली, सीप, मगरमच्छ के लिए नहीं। इसी प्रकार पीताम्बर शब्द के लिए पीत प्लस अंबर अर्थात पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले, लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल विष्णु भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है। समझ में आ गया, अलग अर्थ निकले और एक के लिए ही निकले। अब नंबर 3 है हमारा प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं?
विकारी यानी परिवर्तन अर्थात लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कि संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, कहीं लिंग का, वचन का, तो इससे प्रभावित होकर जो शब्द बदल जाते हैं वो कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं। इनके विकार यानी परिवर्तन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे संज्ञा लड़की, लड़का, लड़कियां, तो शब्द बदल रही है ना संज्ञा में। सर्वनाम में मैं, मेरा, मुझे, ये भी शब्द बदल गए। क्रिया में आया, आई, आए, आता, तो ये सारे शब्द बदल रहे हैं, इसलिए ये विकारी शब्द है। विशेषण में काला, काली, काले, तो एक ही शब्द के विभिन्न रूप बन रहे हैं, इनके कारण ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। कौन से शब्द कहा जाता है अविकारी शब्दों को? अव्ययी शब्द। ये आप समास में पढ़ोगे, अव्ययी भाव, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक शब्द अविकारी या अव्ययी होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं या अविकारी होते हैं। संबंध बोधक, किसी को किसी के साथ संबंध का बोध करवाते हैं। समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, जिसमें आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। ये सारे शब्द कौन से? अविकारी। जैसे धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? उसमें आप क्रिया विशेषण में पढ़ेंगे। और ये संबंध बोधक के सामने आह, वाह, ये शब्द विस्मय बोधक शब्द हैं। अब हमारा नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द थे हमारे? एकार्थक शब्द। एकार्थक मतलब एक ही अर्थ रखने वाले, वे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, कागज, कंप्यूटर, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। थैला है तो थैला ही है, कागज है तो कागज ही है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। अब श्रुति सम, पहले श्रुति सम को समझो क्या है। श्रुति मैंने सुनना, सम मैंने एक, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्नार्थक। भिन्नार्थक मतलब अलग अलग अर्थ होना। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिन भी कह देते हैं, दिवस भी कह देते हैं। दीन, दिन और दीन, किसी ने दिन बोल दिया, बोलना था उसने ये है कि आज रविवार का दिन है, ठीक है, परंतु उसको उच्चारण सही नहीं करना आया, उसने बोल दिया आज रविवार का दिन है। तो दिन मैंने तो गरीब होता है और दिन मैंने दिवस, यानी कौन सा दिन है। तो सुनने में तो एक जैसे परंतु अर्थ अलग अलग। इसलिए तो हिंदी भाषा के उच्चारण हमें सोच समझकर ध्यान से करना चाहिए कि हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं। अनेक, अब तीसरा है अनेकार्थक शब्द, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक मैंने संख्या, गोद, नाटक का भाग। और पात्र, पात्र मैंने बर्तन, भूमिका निभाने वाला। यानी अंक शब्द तो एक ही है, अंक, अंक, संख्या, कितने अंक के आए हैं आपके हिंदी में संख्या होगी। माँ ने बच्चे को अंक में उठाया, गोद में उठाया। नाटक के इस अंक में मेरा भी पार्ट है, तो एक अंक के कितने अर्थ निकल गए। अब पात्र, बर्तन, साधु ने अपना पात्र भोजन के लिए आगे बढ़ाया, यानी अपना बर्तन। आपका नाटक में कौन सा पात्र है यानी भूमिका, कौन सी भूमिका निभा रहे हो। फिर है पर्यायवाची शब्द, इन्हें समानार्थी भी कहा जाता है, यानी समान अर्थ वाले। अब कई बच्चे क्या है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची में विलोम उल्टा लिखे जाते हैं और विलोम में उसका समान अर्थ लिखे जाते हैं। तो ध्यान दिया करो, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनका एक जैसा अर्थ है। तो कहते हैं ना हम, इसका प्राय ये है, यानी एक जैसा अर्थ ये है। जैसे
कमल, कमल के फूल को पंकज भी बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं। ये आपका प्रायवाची कमल का याद हो गया आपको। पहाड़, पहाड़ के और कौन कौन से नाम हैं? पर्वत, अचल, गिरी, लग, तो ये सारे पहाड़ के प्रायवाची हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरा एक वाक्य ना बोलकर हम एक शब्द बोल देंगे तो उसका अर्थ समझ में आ जाता है। वो कौन से शब्द हैं? जिसके माँ बाप ना हो। मैं ऐसे बोलूँ, ये बच्चा बेचारा देखना इसके माँ बाप नहीं है, तो पूरा वाक्य बोल दिया। परंतु मैं बोल दूँ ये बच्चा अनाथ है, इसके माँ बाप ना हो तो अनाथ, ठीक है, ये हमारे अनाथ। फिर है जो पढ़ा लिखा न हो। मैं कह रही हूँ इस गाँव में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये पूरा वाक्य बोल दिया। परंतु मैं ये भी बोल सकती हूँ इस गाँव में तो सब अनपढ़ हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए एक अंश शब्द होना। फिर है विलोम शब्द, तो आपको पता ही है उल्टा अर्थ, जैसे सुख का दुख, पाप का पुण्य, छोटा का बड़ा और गोरा का काला। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द को 6 भागों में बांटा गया है। तो युगम शब्द, नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 32। अब हमारे ऐसे शब्द आ रहे हैं जो युगम, युगम मैंने तो जोड़ा, ठीक है, युगम अर्थात जोड़ा। ऐसे शब्द जो एक साथ दो दो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें युगम शब्द कहते हैं। इनमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह समझते हो ना, छोटा सा ये निशान, ये वाला योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है 2 शब्दों के बीच में। तो पहला नंबर है आवृत्ति। आवृत्ति मैंने बार बार एक शब्द को बोलना, जैसे गरम गरम, जल्दी जल्दी, युग युग, ठीक है, और किनारे किनारे, यानी एक ही बात को रिपीट करना। आवृत्ति मैंने रिपीट करना, दोबारा बोलना, ये वो शब्द हैं। फिर मिलते जुलते अर्थ के युगम, जैसे हमने चाय वाय बना लो, रोटी गोटी खा लो, ठीक ठाक हो क्या, चुपचाप क्यों बैठे हो, ठीक है। ये मेरी बैटरी इसकी डाउन हो रही है इसलिए मैं फटाफट आधे आधे पढ़ रही हूँ, ठीक है। खेती बाड़ी कर रहे हैं, जैसे तैसे वो चले गए, उछल कूद कर रहे हैं बच्चे, सुख दुख दर्द की कहानी सुनाते रहते हो, तो ये हमारे मिलते जुलते अर्थ के शब्द होते हैं। फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द भी युगम में आते हैं, जैसे सुख दुख, जल थल, भला बुरा, ये हैं तो एक दूसरे के विलोम ना, परंतु इनको युगम शब्द कहते हैं। तो ये हमारे लेसन कंप्लीट हो गया। अभी सभी बच्चों को लेसन समझ में आ गया, तो ये अपने बुक में पेंसिल से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको अभ्यास करवा दूँगी, और अभ्यास करने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करके 4th लेसन का फिर हम रिवीजन करेंगे। आपका मैंने सिलेबस आज भेज दिया 7th क्लास का, कौन कौन सा है। बसंत के लेसन चैप्टर 1 आया था प्री मीटर फर्स्ट में, अब 2 और 3 दे दिया, और व्याकरण का ओनली 2 दिया है, संधि निधि वर्ण विच्छेद, उसका अभ्यास आएगा, जैसे आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, रिवीजन करवाऊंगी जब बता दूंगी। और महाभारत तो बिल्कुल ईजी है, कहानी के रूप में, ऐसे मत बोलना कि अब ज़्यादा लेसन हो गए। कितने लेसन है? 1 ही आया था ना, 2, 3, 4, 5 तक कर लेते हैं, क्योंकि 40 लेसन है इसके पूरे एग्जाम में, 20 तक हमने मिड टर्म में लेने हैं, इसलिए अभी 5 दे दिए, तो 15, 6 से लेकर 15 या 20 तक हमें मिड टर्म में देने पड़ेंगे, इसलिए 5 लेसन दिए हैं। तो सभी बच्चे उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना जो सिलेबस मैंने भेजा है, और मैं वीडियो में भी आपकी रिवीजन करवा दूँगी। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सिलेबस सभी बच्चे अपना नोट कर लेना, और आगे सभी बच्चों ने कल 15 अगस्त पर जो नाटक हुआ था, उस नाटक की देखी होगी, मैंने पात्र निभाया था, है ना। कैसा लगा आपको नाटक? कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता, और साथ में एक मैंने छोटी सी कविता भी बोली थी स्टेज पर, स्टेटस में शायद आपने देखी होगी। और बच्चों, आपके बिना स्कूल में बहुत ही सुन्नापन, निष्पन लग रहा है। आप सब लोगों के चेहरे बहुत याद आ रहे हैं। जो 5th S में बच्चे थे, 6th S में थे, वो 7th S में आए हैं। कुछ बच्चे जैसे सौम्या आए हैं, है ना, और सिद्धार्थ है, गर्ल्स हैं, तो सारे बच्चे अब ऐसे लग रहा है एक बार दोबारा क्लास में आ जाएं
तो शायद 1 सितंबर से स्कूल तो खुल रहे हैं, पर 8th तक ना आए बच्चे, 9th से 12th तक आएंगे। एक बार धीरे धीरे आप भी ज़रूर स्कूल आओगे। फिर मिलते हैं। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई जारी रखो, हम इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बाय।